नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल काविंद्र हिंदी एकेडमी में। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऑथेंटिक बुक से हम पढ़ रहे थे और हम लोगों ने आदिकाल का प्रकरण 2 तक पढ़ लिया था और आज हमारा आदिकाल का प्रकरण 3 का चौथा भाग चलेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 3 भाग पढ़ लिया है। तो उसी तीसरा भाग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि विषय हम लोग पढ़ रहे थे विशलदेव रासो के विषय में। शुक्ल ने क्या कहा और विशलदेव जो है उनका किसका वो लिखा हुआ है विशलदेव रासो, नलपति नाल कवि के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है विशलदेव रासो के विषय में। शुक्ल ने यहाँ लिखा है कि जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा विशलदेव बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। ये बातें हो रही है विशलदेव के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ जिनको कहा गया है उनके बारे में बता रहे हैं कि वो बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने ही मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से मुक्त कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं से, यहाँ पर हाँसी लिखा है जबकि झांसी होना चाहिए, दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक, जो कि संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो विग्रहराज चतुर्थ थे उनके राजकवि सोमदेव हुए और सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज नाटक। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो भाषा है वह है संस्कृत। पर नाल्ह के इस विशलदेव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है न उसके शौर्य पराक्रम का। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार उसमें वर्णन होना चाहिए था राजा का, उस प्रकार से इसमें वर्णन नहीं किया गया है। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का जो मनमाना वर्णन है, अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। शुक्ल जी का कहना है कि छोटी सी जो पुस्तक है उसको रासो का मतलब बहुत बड़ा ग्रंथ। शुक्ल जी कहते हैं कि इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, क्योंकि वो तो बहुत वीर और प्रतापी थे। तो उनका जो इसमें वर्णन है वो पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि ये रासो कहना खटक रहा है, अपेक्षा से कम वर्णन है। आगे देखते हैं। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। फिर बाद में इसको पता चलता है पढ़ने के बाद कि ये कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, कोई बहुत बड़ा ग्रंथ काव्य ग्रंथ नहीं है। ये सिर्फ गए पद है इसमें, ये सिर्फ गाने के लिए इसे रचा गया था। तो जो हमारे मन में भ्रम है या फिर जो शुक्ल जी के मन में भ्रम है उसका समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। इसको भी ध्यान में रखना है आपको कि विशलदेव रासो जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। जैसे सुकई छय का अर्थ यहाँ सुखता है, खड़ी बोली में सुखता है। पाटन थी, पाटन से। भोजतना, भोज का। खंड खंडरा, खंड खंड का। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। अभी देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। तो राजस्थान में कौन सी भाषा का व्यवहार होता था? तो ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का। इम्पॉर्टेंट है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी तो पिंगल भाषा कहलाती थी। साहित्य की सामान्य भाषा
हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी, यानी कि जो साहित्य की समान भाषा थी वो पिंगल कहलाती थी। विशलदेव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा यानी हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। तो ये सब विशलदेव रासो में जो बातें हैं, जो आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी को दिखा, उसको यहाँ पर उन्होंने बताया है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने के गीत होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है मेलवी। मेलवी का अर्थ मिलाकर, जोड़कर। चितह, चितह का अर्थ चित्त में। रणि, रणि का अर्थ है रण में। प्रापिजयी यानी प्राप्त हो या किया जाए। ईड़ी, ईड़ी विधि, इस विधि। ईशयु, ऐसा बाल हो, ऐसा बाल हो, बाला का। इस प्रकार नयर, नगर। प्रसाऊ, प्रसाद। पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी जिनका प्रयोग कविता में अप्रभंश से लेकर पीछे तक होता रहा। तो ये सब हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये सब विशलदेव की भाषा है। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजाता जनु आदि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। शुक्ल जी ने बताया ना पहले कि इसमें भाषाओं का हेरफेर बहुत ज़्यादा हुआ है। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था, यानी विशलदेव रासो आने से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे। अतः ऐसा साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। विशलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद थे। अब आपको ध्यान में रखना है कि ताजुद्दीन मियाँ जो है किनके समकालीन हैं, किनके सरदारों में हैं, तो विशलदेव रासो के। मंगल पलाण्यो तांजदीन खुरसाना चढ़ी चाल्यो गोंड, इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर तांजदीन यानी कि ताजुद्दीन। उपयुक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है, यानी विशलदेव रासो को शुक्ल जी असली और मूल रूप की किताब नहीं मानते हैं। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने विशलदेव रासो को हमीर के समय की रचना बताया है। यह नरपति नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है, राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माटी का आँखा किया, चंदन काठ को का माड़वो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। यहाँ पर ध्यान देना है कि चारणों की भाषा जो थी वो पिंगल भाषा थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। यहाँ डिंगल और पिंगल पर विचार किया गया है कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, जिसमें साहित्य की रचनाएं होने लगी, अपभ्रंश और राजस्थानी मिलाकर जिस भाषा जो बना और जिसमें साहित्यिक रूप जिसको दिया गया, उसको डिंगल भाषा कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं, यानी कि ये अपनी पुस्तक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। अब देखिए विशलदेव रासो की बातें हो रही है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संजोग और वियोग के गीत कवि ने गाए हैं।
हम लोगों ने पहले भी देखा विशलदेव रासो को कि इसमें मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के विशलदेव का विवाह होना, तो ये श्रृंगार में ही आएगा। विशलदेव की राजमती से रुठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना, ये भी श्रृंगार में ही आएगा। राजमती का विरह वर्णन तथा विशलदेव को उड़ीसा से लौटना, ये भी श्रृंगार के अंतर्गत ही संजोग और वियोग की बातें हो रही है। तो ये सब इन्होंने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, थोड़ा बहुत है। संजोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। विशलदेव रासो के कुछ पद्य जो कि शुक्ल जी ने नीचे दिखाया है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रणव चाल्यो विसल राय, चयुरास्या सहुलिया बुलाई, जान तणि साजती करऊ, जिरह रंगावली पहरत जोटो, हुआऊ पैसारयु विसल राव, आवी सयल अंतवेरी राव, रूप अपूरब पेशई, इसी अस्त्री नहीं सयल संसार, अति रंग स्वामी सुमिल राती, बेटी राजा भोज की, गर्भ करी उभव छह सांभरे और मोह सरीखा नहीं उर भुबाल, महाघरी सांभर उगहई, चिहू दिसी ठान जैसलमेर, गर्भी ना बोलो हो सांभर योराव, तो सरीखा हड़ान और भुबाल, एक उड़ीसा को घड़ी, बचन हमारे तू मानी जो मानी, ज्यो थारई सांभर उगहई, राजा उड़ी धड़ी उगहई हीरा खान, कुंवर कहियो सुनी सांभरिया राव, काई स्वामी उल्ल गई जाई, कहियो हमारऊ जई, सुनऊ थार छई, साठी अंतवेरी नारी, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तू मुँह मिलहसी चित्त बिसारी, जीव न जीव वियोग बिगो यणु, दबका दाधा कुपली मिलहई, जीव का दाधा नु पांगु रई, नाल्ह कहई छुड़ी जई सब कोई, आव्यो राजा मास बसंत, गढ़ माही गुढ़ी उछली, जय धन मिलती अंग संभार, मान भंग हो तो बाल हो, ऋणी परिरहता राज दुबारो। अब ये जो देखिए ये विशलदेव रासो के पद्य थे और इसमें से जो PYQ है उसको मैंने यहाँ लिख के रखा है कि ये नेट 2018 में आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब पूछा हुआ है। ये जो दो लाइन मैंने इसको घेर कर रखा है, तो ये दोनों जो पंक्ति है ये नेट 2018 में पूछा हुआ है विशलदेव रासो का पंक्ति। अब ये हम लोग इसका ये जो है ऊपर में नंबरिंग किया हुआ उसका यहाँ पर अर्थ है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि NTA वाले को कुछ भी दिख जाता है। शुक्ल की किताब तो उसका हथियार है और वहीं से वो जितना चाहता है NTA। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जितना भी इसमें नंबरिंग करके लिखा हुआ है अर्थ, उसका अर्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रणव का अर्थ होता है ब्याहने, है ना। दूसरा में क्या दिया हुआ है, चौरास्या सहू, चौरास्या का अर्थ है सामंतों को, चहू का मतलब है सब, यान की बारात, यान की और बारात की, ये चौथा नंबर का अर्थ होगा। तड़ी का अर्थ यहाँ बताया गया है यान की या बारात की, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूर से लिख लीजिएगा, नोट बनाने के समय में आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रवरदाई के विषय में। चंद्रवरदाई जो कि हमारी UGC नेट में लगा हुआ है, इनका पृथ्वीराज रासो, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं चंद्रवरदाई का जो समय दिया हुआ है संवत 1225 से लेकर 1249 का समय यहाँ पर दिया हुआ है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर मैंने VBI करके लिख रखा है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये सीधे यहाँ से लाइन पूछ देता है कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो शुक्ल जी का है। आगे लिखते हैं कि चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं।
इससे इनका नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे, यानी कि जो चंदबरदाई थे वो भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज रासो का जन्म लाहौर में हुआ था और ये जगात गोत्र से थे, और इनकी जो पूर्वजों की भूमि थी वो पंजाब में थी। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से कवि और उनके जो मित्र थे, राजश्रित थे, जिनका जन्म एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी, तो वो हैं महाराज पृथ्वीराज और चंदबरदाई। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। तो कौन? पृथ्वीराज रासो। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट तथा जिसकी कृपा से अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग या अध्याय है। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज रासो जो है वो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग है और इसमें सभी प्रकार का छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद जो है वो कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। तो ये इससे हम लोगों को 2 प्रश्न समझ में आया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कादम्बरी का पिछला भाग किसने पूरा किया? तो बाण के पुत्र। और पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो का जो पूर्ण रूपेण है वो किसके द्वारा किया हुआ है? तो उनके पुत्र जलहन के द्वारा। रासो के अनुसार जब साहबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण संकेत करने का संकेत किया। जलहन के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में वर्णित है। ये पंक्ति भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ मैंने VVI करके रखा है। पुस्तक जलहन हथ दय चली, गज्जन नृपकास, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरई जिमी, पृथ्वीराज जुवस कविचंद कृत चंद नंद उद्धरिये तिमी। अर्थात पृथ्वीराज रासो में आबू के यंग कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का विस्तार वर्णन है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो में क्या है। तो पृथ्वीराज रासो में आबू के यंग कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का विस्तार यानी विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। यानी पृथ्वीराज जो पुत्र थे वो राजा सोमेश्वर के थे और जो पोते थे यानी कि जो उनके दादाजी थे वो अर्णोराज थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संजोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला के विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनसे पुत्र पृथ्वीराज हुए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कमला और सोमेश्वर के पुत्र हैं पृथ्वीराज। और आगे देखते हैं
अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए नियंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संजोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। अब संजोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संजोगिता से गांधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ पर संजोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। यहाँ बताया जा रहा है उनका नकारात्मक पक्ष भी शुक्ल जी ने यहाँ लिखा है कि संजोगिता को लेकर पृथ्वीराज तो आ गए, दिल्ली पहुँच गए, पर वहाँ भोग विलास में उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रह गया। बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ाया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कभी चंद भी गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द वेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा। अब देखिए, पृथ्वीराज को शब्द वेदी बाण का भी ज्ञान था और जब शब्द वेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। तो मैंने ऊपर बताया था कि दोनों का जन्म एक दिन हुआ था और फिर दोनों मरे भी एक दिन। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों को हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और उन अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। यानी पृथ्वीराज की बातें हो रही है तो पृथ्वीराज में और भी बातें हैं। उनके युद्ध और राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में और भी भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृतांत और रासों में दिए हुए सावंतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबंधों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जैनिक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न निकल रहा है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी, तो कश्मीरी कवि जैनिक ने। उसमें दिए हुए संबंध तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हाँसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। यानी इस बात हो रही है पृथ्वीराज विजय की। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना, उनके पक्ष से लड़ना, संजोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अंग्री कुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
तो पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बताते हैं कि ये अप्रामाणिक रचना है, उन्होंने प्रामाणिक रचना नहीं माना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज हम लोग बस यहीं तक रहने देते हैं, इसका एक पार्ट और मुझे बनाना होगा, तो अब इसका अगला पार्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें।